हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडी सॉल्यूशंस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे न्यूट्रिशन के बारे में, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं रेस्पायरेशन से। सबसे पहले आता है हमारा इंट्रोडक्शन टू रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन बॉडी मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पायरेशन का मतलब होता है कि गैसेस का एक्सचेंज होना बॉडी के अंदर। एनिमल एंड प्लांट्स हैव डिफरेंट मीन्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एनिमल और प्लांट में अलग अलग प्रोसेस होता है गैसेस का एक्सचेंज होने का। एट अ सेलुलर लेवल पे देखा जाए तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है बर्निंग ऑफ द फूड, फूड का बर्निंग एट द फॉर जनरेटिंग द एनर्जी नीडेड फॉर द अदर लाइफ प्रोसेस। सेलुलर लेवल पे अगर बात करते हैं रेस्पिरेशन का मतलब होता है वहाँ पर फूड का क्या होता है, बर्निंग होता है, यानी फूड यूटिलाइज होता है और उससे क्या होता है हमारा एनर्जी बनता है, जो कि हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए इसेंशियल होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन में टेक प्लेस इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या करता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में और प्रेजेंस में होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ आपका रेस्पिरेशन का फॉर्मूला है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ग्लूकोज जो हम कहाँ मिला, हम लोग कहाँ से मिला, फूड से मिला। ऑक्सीजन जो हम लोग कहाँ से लिए, एयर से लिए, और इससे हम लोग क्या बन गया, हम लोग को एनर्जी मिला जो कि एटीपी के फॉर्म में, जो कैन बी यूज्ड फॉर द सेल एक्टिविटी। एग्जाम्पल मसल कॉन्ट्रैक्शन। अगर मसल को जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हम लोग को सेल की एक्टिविटी से हम लोग को मिला एनर्जी एटीपी। ये एटीपी आता कहाँ से है, माइटोकॉन्ड्रिया से। और क्या मिला हम लोग को, CO2 मिला और वाटर मिला। ठीक है, CO2 जो हम लोग मिला जो कि हम लोग एयर में छोड़ दिए, वाटर जो मिला हम लोग को स्टोर कर लिया। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन का। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड इन्वॉल्व्स ब्रीथिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। ह्यूमन में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और उसमें क्या होता है, ब्रीदिंग होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। सेलुलर सेलुलर में रेस्पिरेशन होता है, मतलब कोई एक जैसे ये सेल है तो ये सेल में भी ये जो O2 जा रहा है, CO2 निकल रहा है, ऐसे करके होता है यहाँ ह्यूमन में रेस्पिरेशन। A well-defined respiratory system help breathing and exchange of gases। अगर हम पूरी अच्छी तरह से बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम का तो उसमें क्या होता है, वो ब्रीदिंग में और गैसेस एक्सचेंज करने में मदद करता है हम लोग। पूरी अच्छा रेस्पिरेटरी सिस्टम कब होगा, जब वो अच्छे से ब्रीदिंग हो रहा है, अच्छे से गैसेस एक्सचेंज हो रहा है CO2 और O2 का, तो क्या हो जाएगा, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम वेल डिफाइंड हो जाएगा, हम अच्छी तरह से काम कर रहा है। ब्रीदिंग इन्वॉल्व द इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन। ब्रीदिंग में क्या होता है, हम लोग बात की यहाँ पे ब्रीदिंग, तो ये ब्रीदिंग क्या होता है, ब्रीदिंग का मतलब होता है कि उसमें इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीदिंग में क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। और द गैसेज एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन लंग्स एंड ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू सेल टू द बॉडी। अगर हम लोग बात करते हैं गैसेज एक्सचेंज, गैसेज एक्सचेंज क्या होता है, गैसेज एक्सचेंज वो चीज़ होता है जहाँ पे क्या होता है, हम लोग जो हमारा सेल है वो क्या करता है, लंग्स में जाता है, लंग्स में से जाके ऑक्सीजन को लेता है, ऑक्सीजन में सॉरी सेल नहीं, ब्लड, ब्लड हमारा क्या करता है, लंग्स के पास जाता है और लंग्स के पास जा करके वहाँ पर से ऑक्सीजन को कैरी करता है और उसको जाके सेल के पास जाके पहुँचाता है, सप्लाई करता है। ये हमारा गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। और फिर क्या करता है वही ब्लड फिर सेल में से CO2 को लेके लंग्स के पास लाके पहुँचाता है। सेलुलर रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन ईच एंड एवरी सेल। सेलुलर रिस्पायरेशन हमारा हर सेल में होता है। Respiratory system. The human respiratory system involves the nostril, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, जिसको मिड पाइप बोलते हैं, ब्रोंकियाई, ब्रोंकियल्स एंड एल्वोलाई। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है हमारा, पैसेज है, इसको हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं। जैसे अगर पैसेज आ गया एग्जाम में पूछा कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या पैसेज होता है लिखने के लिए, तो सबसे पहले हमारा नोज हो जाएगा, दूसरा में नजल कैविटी हो जाएगा, तीसरा में फेरनेक्स हो जाएगा, चौथा में लैरिनेक्स हो जाएगा, पांचवा में ट्रैकिया या विंड पाइप लिख सकते हैं, ट्रैकिया को ही बोलते हैं, सिक्स में हमारा ब्रोंकियाई हो जाएगा, उसके बाद आता है सेवन में ब्रोंकियल्स और एट में एल्वोलाई। ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का ट्रैक हो गया। अब आप बात करते हैं ब्रोंकियल्स एंड एल्वोलाई आर इनक्लोज्ड इन पेयर ऑफ लंग्स। ब्रोंकियाई और एल्वोलाई क्या होता है, इनक्लोज्ड होता है
जो कहाँ होता है, लंग्स के दोनों लंग्स में होता है। तो ब्रोंकियोलाई और एल्वोलाई कैसा होता है, देखिए ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि ये लंग्स देखे हैं, लंग्स में एक ऐसे अंदर तरफ आया, यहाँ पर से ब्रांच में हो गया, ये हो गया हमारा ब्रोंकियल्स हो गया, और इसमें छोटा रहता है, इसको हम लोग एल्वोलाई बोलते हैं। द रिब केज मसल एसोसिएटेड विद द रिब केज एंड डायफ्राम। जो रिब केज होता है, एक मिनट सीरीज करते हैं। रिब केज यानी कि जो हड्डी होती है जो आगे हमारी छाती पे, चेस्ट पे जो हड्डी होती है, उसको हम लोग रिब केज बोलते हैं। रिब केज क्या करता है, और वहाँ पर क्या होता है, मसल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिब केज एंड डायफ्राम। वहाँ पे जो रिब केज के पास एक मसल होता है, बहुत सारा मसल का पार्ट्स होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। ये सब क्या करता है, हेल्प करता है क्या में, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस में। जो हम लोग क्या करते हैं कि जब कोई भी गैस को हम लोग लेते हैं, तो अगर इनहेल किए गैस को, डायफ्राम वहाँ पे क्या होता है डायफ्राम वहाँ पे पतला हो जाता है, और जैसे ही हम लोग एक्सहेल करते हैं तो डायफ्राम वहाँ पे फूल जाता है। और यहाँ पर रिब क्या होता है, रिब भी है जो फूलता है, पचकता है, फूलता है, पचकता है, ये होते रहता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन एन एल्वोलर सरफेस एंड सराउंडिंग द ब्लड वेसल। गैसेस का एक्सचेंज है जो होते रहता है एल्वोलर सरफेस में और ब्लड वेसल में। एल्वोलर सरफेस कहने का मतलब है कहाँ, लंग्स में। एल्वोलाई प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस। एल्वोलाई क्या करता है, हम लोग को प्रोवाइड करता है कि लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, किसके लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए एल्वोलाई एक जगह है जहाँ पर क्या होता है, CO2 को रखा, सेल से लाके CO2 को रखता है लंग्स के पास, और ऑक्सीजन को लेके जाता है लंग्स से। वहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज होता है एल्वोलाई। तो एल्वोलाई कहाँ होता है, ये लंग्स में, यानी कि सारा काम कहाँ हो रहा है, ये हमारा लंग्स में हो रहा है। ठीक है। अब फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का फिजियोलॉजी क्या है। Breathing in humans is facilitated by the action of internal intercostal and external intercostal muscle attract to the rib and the diaphragm। ब्रीदिंग होता है जो ह्यूमन में, वो कैसे होता है, उसमें एक एक्शन होता है जिसमें क्या होता है, इंटरनल इंटरकोस्टल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होता है जो कि अटैच रहता है रिब से, जिसको रिब से और डायफ्राम से, उसी के द्वारा क्या होता है, हमारा ब्रीदिंग होता है ह्यूमन में। When the dome shape diaphragm is contract, जब डोम शेप का जो डायफ्राम कैसे शेप का होता है, डोम शेप का होता है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे रफ इसके किनारे हैं लीवर का, सॉरी लंग्स का, ये ऐसे हो गया एक लंग्स, और यहाँ पे ऊपर में रहता है पाइप, एक हो गया ऐसे ऐसे करके लंग, और नीचे में क्या रहता है, यहाँ पे ऐसे डायफ्राम रहता है। ये हो गया कैसा, डोम शेप का होता है। और ये क्या करता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड बिकम फ्लैटेंड। क्या होता है, हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी पचकता है, और फ्लैटेंड यानी कि मोटा होता है। एंड द रिब केज, रिब केज क्या होता है, एक्सपैंड होता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल। जो इंटरकोस्टल मसल के द्वारा क्या होता है, रिब केज है जो एक्सपैंड करता है। द वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज, जिसमें क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ लंग्स है जो इंक्रीज होता है। जब हमारा लंग्स लंग्स में इंक्रीज करेगा, यानी कि जब हम इनहेल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लंग्स हमारा इंक्रीज करेगा, रिब केज भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा यानी कि बड़ा होगा, और हमारा जो डायफ्राम है डायफ्राम में क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है। अब द प्रेशर देयर ड्रॉप डाउन एंड द एयर फ्रॉम आउटसाइड गस इन। और जैसे ही प्रेशर यहाँ पे कम होगा तो क्या हो जाएगा, लंग्स हमारा छोटा हो जाएगा, रिब केज छोटा हो जाएगा, डायफ्राम बड़ा हो जाएगा। दिस इज द इनहेलेशन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेलेशन बोलते हैं। टू एक्सेल, एक्सेल के लिए क्या करना पड़ेगा, डायफ्राम में जो एक्सेल जब हम करते हैं, जब छोड़ते हैं, उसमें क्या होता है, डायफ्राम रिलैक्स होता है, बिकम डोम शेप अगेन, वो डोम शेप में आता है फिर से, यानी कि फूल जाता है एक्सेल करते हैं तो। और चेस्ट क्या होता है, चेस्ट कैविटी कंट्रैक्ट, चेस्ट कैविटी जो कंट्रैक्ट हो जाता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल के द्वारा। तो वॉल्यूम होता है इनसाइड द लंग्स, लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम होता है वो क्या करता है, डिक्रीज हो जाता है, प्रेशर उसमें इंक्रीज कर जाता है, एंड द एयर इज फोर्स आउट ऑफ द लंग्स। उसमें क्या होता है, फिर फोर्स के साथ फोर्स आउट ऑफ द लंग्स, उसमें फोर्स जो रहता है लंग्स का, वो क्या होता है, हट जाता है, निकल जाता है। इनहेल एयर इंक्रीज द कंट्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। इनहेल जब एयर को हम इनहेल करते हैं तो क्या करता है, कंट्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन को इंक्रीज कर देता है एल्वोलाई में।
इससे क्या होता है, ऑक्सीजन सिंपली डिफ्यूज इनटू द सराउंडिंग ब्लड वेसल। जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन सिंपली क्या करता है, डिफ्यूज करता है सराउंडिंग ब्लड वेसल में। ब्लड कमिंग फ्रॉम द सेल हैज मोर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड जो आता है हमारा सेल से, उसमें क्या रहता है, मोर कॉन्ट्रैक्शन रहता है कार्बन डाइऑक्साइड का देन आउटसाइड एयर से ज़्यादा कंट्रैक्शन रहता है। जो सेल हमारा जो ब्लड हमारा सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आ रहा है, और हमारा नोज से जो हम लोग एयर ले रहे हैं वो जा रहा है लंग्स के पास। तो दोनों में सबसे ज़्यादा जो सेल वाला जो ब्लड है, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या था, उस पर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन रहता है, कॉन्सेंट्रेशन रहता है कार्बन डाइऑक्साइड का, उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर से ज़्यादा। इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड सिंपली डिफ्यूज आउट ऑफ द ब्लड वेसल इनटू द एल्वोलाई। इसके द्वारा क्या होता है, वो जिससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहता है ब्लड में, इसीलिए वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड सिंपली डिफ्यूज कर जाता है ब्लड वेसल से एल्वोलाई में आकर के। तो इससे क्या होता है, ब्रीदिंग टेक्स प्लेस। इसी से हमारा क्या होता है, ब्रीदिंग होता है ड्यू टू द कंबाइंड एक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल के द्वारा एंड डायफ्राम व्हाइल द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस ड्यू टू द सिंपल डिफ्यूजन। ये हो गया हमारा यहाँ तक। हम लोग आते हैं इनहेलेशन पे और एक्सहेलेशन पे क्या होता है। इनहेलेशन, द प्रोसेस ऑफ इनटेक इन एयर रिच इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या करते हैं, हम लोग एयर को अंदर लेते हैं, उसको हम लोग इनहेलेशन बोलते हैं। उसी तरह जब हम लोग एयर को हम लोग बाहर करते हुए हैं, यानी एयर क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम बाहर निकालते हैं अपने बॉडी से, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सहेलेशन बोलते हैं। वन ब्रेथ कंप्राइज वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन। एक ब्रेथ हम लोग किसको कहेंगे, हम लोग कहते हैं ना कि ब्रेथ लिए, तो एक ब्रेथ में क्या आएगा, एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन जब करेंगे तो एक कंप्लीट ब्रेथ होगा। अ पर्सन ब्रीथ सेवरल टाइम्स इन अ डे। एक पर्सन एक दिन में बहुत बार ब्रेथ करता है। द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ पर्सन ब्रेथ्स इन 1 मिनट इज। कोई एक पर्सन है, वो 1 मिनट में कितना बार ब्रेथ करता है, वो कैसे पता करेंगे, टर्म्ड एज हिज ब्रीथिंग रेट। उसका ब्रीथिंग रेट से हम लोग पता करते हैं कि वो 1 मिनट में कितना वो ब्रेथ करता है। सेलुलर रिस्पायरेशन, अब हम बात करते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन की। सेल से यानी कि लंग सेलुलर रिस्पायरेशन उसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है, लंग से सेल और सेल से लंग तक जो एयर जाता है उसको बोलते हैं लोग सेलुलर रिस्पायरेशन। तो सेलुलर रिस्पायरेशन इज सेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं जिसमें अकर होता है कहाँ, सेल के अंदर, जिसमें क्या होता है, बायोकेमिकल एनर्जी है जो सेल टू कन्वर्ट बायोकेमिकल एनर्जी। मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है जिससे क्या होता है, वहाँ पे बायोकेमिकल एनर्जी होता है, एनर्जी हम लोग को मिलता है फ्रॉम द फूड से इनटू केमिकल कंपाउंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या होता है, वहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है सेल में, जो क्या करता है, बायोकेमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में, जिससे कि हम लोग को क्या मिलता है, एटीपी मिलता है। तो बायोकेमिकल एनर्जी क्या हो गया हमारा, जो कि बायोकेमिकल एनर्जी हम लोग कहाँ से मिला, फूड से मिला। उसको क्या किया, वो केमिकल कंपाउंड में उसको चेंज कर दिया। केमिकल कंपाउंड में जब उसको चेंज किया तो हम लोग क्या मिला, एटीपी मिला। एटीपी क्या चीज, एटीपी क्या हुआ हमारा, एनर्जी के फॉर्म में एटीपी मिलता है, जो कि कहाँ से मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म किसको कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब है कि सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन का सेट है जो कैरिड आउट फॉर मेंटेनिंग द लिविंग स्टेट। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं रहेगा, यानी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, तो हम लोग नहीं लिविंग रह सकते, लिविंग जिंदा नहीं रह सकते हैं। वो लिविंग स्टेट को मेंटेन रखने के लिए वहाँ पे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है सेल में। दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। अब यहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म भी है वो 2 प्रकार का होता है, एक कैटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग मॉलिक्यूल्स टू ऑब्टेन एनर्जी। कोई भी अगर मॉलिक्यूल्स को तोड़ करके हम लोग एनर्जी बनाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म। इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे, कैटा मतलब क्या होता है, कट। किसी चीज को अगर हम कट करेंगे तो क्या हो, कट करके अगर एनर्जी बना रहे हैं तो क्या हो गया, कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म में क्या हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग ऑल कंपाउंड रिक्वायर्डली बाय द सेल। लेकिन ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है, सिंथेसाइज कर रहे हैं सारे कंपाउंड को जो कि सेल से मिला है। यानी कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक से हम लोग याद रखेंगे ऐड, इसमें ऐड करते हैं सारे प्रोसेस, यानी सबको सिंथेसाइज करके यानी ऐड करके हम लोग कोई एनर्जी बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एनाबॉलिज्म। अगर कट करके बनाते हैं यानी ब्रेक करके बनाते हैं, उसको बोलेंगे हम लोग कैटाबॉलिज्म। देयरफॉर यहाँ पे क्या होता है,
रिस्पायरेशन इज कैटाबोलिक प्रोसेस, यानी कि रिस्पायरेशन क्या है यहाँ पे, कैटाबोलिक प्रोसेस है विच ब्रेक लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू अ स्मॉलर वन। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिस्पायरेशन क्या है, कैटाबोलिक प्रोसेस जो क्या करता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल वन में तोड़ता है, रिलीजिंग एनर्जी टू फ्यूल सेलुलर एक्टिविटी। यहाँ पे रिलीज करता है एनर्जी को, जिससे क्या होता है, फ्यूल हो जाता है सेलुलर एक्टिविटीज। अब सेलुलर एक्टिविटी क्या होता है, फ्यूल हो जाता है। अब आते हैं हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन पे। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, एरोबिक रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस इन विच द फूड, जिसमें क्या होता है, फूड जो कि क्या है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन होता है जिसमें क्या होता है कि ग्लूकोज है जो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक मतलब होता है कि एयर, और एक होता है एनएरोबिक, एन मतलब विदाउट, बिना ऑक्सीजन के, और एरोबिक क्या होता है, सिर्फ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर कोई काम होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज कन्वर्ट कर रहा है एनर्जी में, तो क्या हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। तो इसका जनरल इक्वेशन क्या है एरोबिक का, जैसे हम लोग देखे थे पहले, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, या ग्लूकोज क्या हुआ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, वाटर बनाया और एनर्जी बना दिया। इस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल। इस तरह का रेस्पिरेशन कहाँ होता है, एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में होता है और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। तो बात करते हैं रेस्पिरेशन इन लोअर एनिमल। रेस्पिरेशन कैसे होता है लोअर एनिमल में, वो उसके बारे में। लोअर एनिमल लैक ऑफ सोफिस्टिकेटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे कि लंग्स, एल्वोलाई। लोअर एनिमल्स में भी क्या होता है, सोफिस्टिकेटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, लंग्स, एल्वोलाई, ये सब। रेस्पिरेशन टेक्स देम रेस्पिरेटर सॉरी respiration in them takes place by simple exchange mechanism। इसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो हम लोग को जैसा नहीं होता है कि हमारे पहले लंग्स में गया, लंग्स से फिर सेल में जाएगा, वैसा नहीं होता है, इन लोगों सिंपली होता है। एनिमल लाइक जैसे कि अर्थवॉर्म है, इसमें क्या होता है, टेक्स इन गैसेस थ्रू देयर स्किन। इसमें जो अर्थवॉर्म है उसको क्या करता है, अपने स्किन से ही गैस को अंदर लेता है, गैस को एक्सचेंज करता है अपना स्किन से ही। पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गैस से पहले नोज से लिए, नोज से गया हमारे लंग्स में, लंग्स से फिर वहाँ पर जाकर फिल्टर होगा, फिर ब्लड वेसल में जाएगा, फिर ब्लड वेसल लेके जाएगा उसको कहाँ, सेल में, फिर सेल से फिर आएगा, उतना नहीं होता है इसमें, डायरेक्ट इसमें लंग्स के द्वारा स्किन के द्वारा एयर को ले लेता है बाहर और उससे ही बाहर छोड़ता है। जैसे फिश के पास क्या होता है, गिल्स होता है फॉर गैसेस, फिश के पास गिल्स होता है। इंसेक्ट के पास क्या होता है, ट्रैकियल सिस्टम होता है, जिसको बोलते हैं नेटवर्क ऑफ ट्यूब का नेटवर्क होता है, जिससे कि क्या होता है, एयर सर्कुलेट करता है और गैसेस एक्सचेंज होता है। फ्रॉग ब्रीथ करता है किससे, अपने स्किन से वाटर में, एंड थ्रो देयर लंग्स ऑन लैंड, और अगर बाहर जमीन पे है तो वो लंग से करेगा ब्रीथ, और अगर पानी में है तो वो अपने स्किन से करेगा ब्रीथ। हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेशन इन मसल्स। मसल्स से कैसे रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन इन मसल्स कैन बी एनएरोबिक व्हेन देयर इज नॉट इनफ ऑक्सीजन। अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन मसल, मसल का बात करते हैं कि मसल से कैसे रेस्पिरेशन होता है, तो रेस्पिरेशन अगर हम मसल से करते हैं तो कहाँ पे होगा, एनारोबिक होगा, यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे एब्सेंस होगा ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन इन मसल। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता है। ग्लूकोज गेट ब्रोक डाउन इनटू CO2 एंड लैक्टिक एसिड। यहाँ पर क्या होगा, ग्लूकोज टूट जाएगा क्या में, CO2 में, और लैक्टिक एसिड में टूटेगा। जैसे कि वहाँ पर अगर ऑक्सीजन के प्लेसेस में अगर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे तो वहाँ पर क्या मिलेगा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्या मिल रहा था हमें, और एनर्जी मिल रहा था शायद में भी, हाँ, एनर्जी था, कार्बन डाइऑक्साइड था और वाटर में मिल रहा था। बट अगर हम लोग वही ऑक्सीजन के एब्सेंस में तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड मिलेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, दिस रिजल्ट इन एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड दैट मेक्स द मसल सोर। इससे हम लोग क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा लैक्टिक एसिड का, जो क्या करेगा, हमारा मसल को सोर कर देगा। दिस टाइप ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, इस तरह की जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किस तरह के बोलते हैं, इसमें क्या हो रहा है, एमुलेशन हो रहा है किसका, लैक्टिक एसिड का, जो क्या बना रहा है, हमारा मसल सोर बना रहा है, यानी कि ये वाला पॉइंट है जो इससे रिलेट कर रहा है। अब बात करते हैं एटीपी। एटीपी का क्या होता है, इट इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक और नाम से भी जानते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। एटीपी को यहीं पे लिख देंगे,
पावर हाउस ऑफ द सेल। एटीपी का स्टैंड, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दिस मॉलिक्यूल्स इज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट रिएक्शन लाइक फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन। इस तरह का मॉलिक्यूल्स क्या करता है, क्या मदद करता है फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में। द 3 फॉस्फेट बॉन्ड प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर आर हायर एनर्जी बॉन्ड। इसमें क्या होता है? 3 फॉस्फेट बॉन्ड इसमें प्रेजेंट रहता है, जो कि इसका मॉलिक्यूल्स क्या होता है? हाई होता है, हाई एनर्जी बॉन्ड होता है। एंड व्हेन दे आर ब्रोकन अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। एटीपी का जो 3 बॉन्ड, एटीपी में 3 बॉन्ड होता है जो कि परसेंट होता है, उसमें हायर एनर्जी बॉन्ड होता है, मॉलिक्यूल्स का हायर एनर्जी बॉन्ड होता है। अगर उसको जब हम एटीपी को हम तोड़ेंगे तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, तब जाके वो टूटेगा। इस तरह की एनर्जी को बोलते हैं, सच रिलीज्ड एनर्जी इज देन यूज्ड फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन। इस तरह की अगर एनर्जी अगर इसमें से रिलीज होता है, अगर इसको ब्रेक डाउन करते हैं, उसमें हम लोग क्या यूज़ करना पड़ेगा? मेटाबॉलिक रिएक्शन यूज़ करना पड़ेगा। अगर उसमें एटीपी है तो एटीपी को अगर ब्रेक डाउन कर रहे हैं या एटीपी को बना रहे हैं तो उसमें क्या हम लोग चाहिए? मेटाबॉलिक रिएक्शंस करना पड़ेगा, जैसे कि कैटाबॉलिक और एनाबॉलिज्म पर हम लोग वो चीज़ करना पड़ेगा। अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो कैटाबॉलिज्म, अगर उसमें ऐड करते हैं तो एनाबॉलिज्म। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन कैसे होता है प्लांट में? अनलाइक एनिमल एंड ह्यूमन, प्लांट्स डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर गैसेस एक्सचेंज। प्लांट, ह्यूमन, एनिमल्स, ये सब के पास क्या स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है गैसेस एक्सचेंज के लिए। दे हैव स्टोमाटा प्रेजेंट इन प्लांट्स के बाद क्या है? स्टोमाटा है। ह्यूमन के पास क्या है? लीवर है। जो कि अगर हम लोग बात करें प्लांट्स का तो प्लांट्स कहीं पढ़ रहे हैं, प्लांट्स में क्या होता है? स्टोमाटा जो कि 5% होता है, लिप्स में प्रेजेंट होता है, और लेंटिकल्स जो कि प्रेजेंट होता है स्टेम में, विच आर इन्वॉल्व इन एक्सचेंजिंग गैसेस, जो कि क्या करता है? एक्सचेंज करता है गैसेस का। कंपेयर टू एनिमल, अगर वही एनिमल का बात करते हैं, कंपेयर टू एनिमल, प्लांट रूट्स, स्टेम, लीव्स रिस्पायर एट ए वेरी लोअर रेट। ट्रांसपीरेशन, हम बात कर रहे हैं किसका? ट्रांसपीरेशन का। ट्रांसपीरेशन हम लोग किसको बोलते हैं? जब हम लोग किसे कहते हैं देख लेते हैं यहाँ पे। अगर वो चीज प्लांट में, द ट्रांसपीरेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ट्रांसपीरेशन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या हो रहा है? वाटर इज लॉस्ट, इसमें वाटर लॉस्ट हो रहा है क्या में? इन द फॉर्म वेपर, वाटर वेपर के फॉर्म में, फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। प्लांट के एरियल पार्ट से अगर वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर लॉस्ट होता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ठीक है। द प्रोसेस अकर मेनली थ्रू द स्टोमाटा। ये प्रोसेस कैसे होता है? स्टोमाटा के थ्रू होता है, जहाँ पर क्या होता है? फिर द गैसेज एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर। जब जब स्टोमाटा में गैसेस एक्सचेंज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, उस टाइम क्या होता है? स्टोमाटा का पोर ओपन रहता है। जब स्टोमाटा का जब पोर जब ओपन होगा ऐसे, तो उस टाइम क्या होता है? कुछ कुछ वाटर भी बाहर निकल जाता है। वाटर जब बाहर निकलता है तो वही वेपर के फॉर्म में वहाँ पर क्या रहता है? वाटर लॉस्ट हो जाता है। ठीक है। ट्रांसपीरेशन हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है? उसको क्या मदद करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट एंड इट्स दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी। ट्रांसपीरेशन क्या मदद करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर को, वाटर का ट्रांसपोर्ट करवाता है कहाँ से? रूट से सारे पूरे प्लांट्स में। और ये इस ट्रांसपीरेशन को हम लोग जो थ्योरी, उसको एक थ्योरी से उसको जो एक्सप्लेन किया गया, इस थ्योरी का नाम क्या है? ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी। ठीक है। लॉस ऑफ वाटर स्पेशली फ्रॉम रूट्स, सॉरी लीव्स, जो लॉस होता है वाटर का लीव से, एक्ट एज स्ट्रॉ इफेक्ट एंड पुल वाटर अपवर्ड फ्रॉम रूट। किस जैसे काम करता है? स्ट्रॉ इफेक्ट के जैसा काम करता है, और पुल्स करता है, क्या करता है? वाटर को खींचता है ऊपर की ओर, कहाँ से? रूट से। ट्रांसपीरेशन ऑल्सो एक्ट एज एन एक्सक्रेटरी मशीन। ट्रांसपीरेशन से क्या होता है? वो एक्ट करता है एक्सक्रेटरी मशीन के जैसा इन प्लांट्स, एज इट्स हेल्प्स टू गेट राइड ऑफ एक्सेस वाटर। जब उसमें एक्सेस वाटर रहता है प्लांट्स में तो वो स्टोर नहीं कर पाता, उसको क्षमता नहीं होता स्टोर करने का, तो वो क्या करेगा? ट्रांसपीरेशन कर देगा। उस प्लांट्स को जब स्टोमाटा जब ओपन होगा उस टाइम जब उसमें CO2 निकलेगा, सॉरी ऑक्सीजन जब निकलेगा, उसमें से ऑक्सीजन निकलेगा तो क्या करेगा? वो अपना वाटर को भी एक्सक्रीट कर देगा। ये था हमारा ट्रांसपीरेशन। हम लोग बात करते हैं वाई डू वी नीड लंग्स। ये ह्यूमन के बारे में बोल रहा है कि हम लोग को लंग्स क्यों चाहिए, क्या जरूरी है लंग्स का? लंग्स नहीं रहेगा तो काम चल जाएगा, ये बोल रहा है। तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक एन अमीबा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस बाय ऑस्मोसिस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का अगर बात करते हैं अमीबा का, तो उसमें क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज होता है कैसे? जनरल बॉडी, उसका बॉडी से ही हो जाता है, जो सरफेस
उसका जो बॉडी का जो सरफेस रहता है उसी से उसमें क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। और उसमें कौन सा प्रोसेस होता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा। इन लोअर एनिमल में क्या होता है, जैसे कि अर्थवॉर्म, इसमें क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, इसका स्किन से ही हो जाता है। द रिक्वायरमेंट फॉर ऑक्सीजन इज सफिशिएंटली मीट इन दिस वेज, जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन का वो सफिशिएंटली इन लोग तक पहुंच जाता है किसी न किसी तरीके से। बट द एनिमल स्टार्टिंग बिकमिंग मोर, लेकिन जब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, जैसे कि ह्यूमन, रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन कैन नॉट बी मेट एलोन बाय डिफ्यूजन, उसमें है जी कि उसमें जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट डिफ्यूजन के द्वारा ही फुलफिल नहीं हो सकता है। मोर ओवर, और डिफ्यूजन विल नॉट बी एबल टू सप्लाई ऑक्सीजन टू द डीप सीटेड सेल, और जो डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है उससे पूरे बॉडी में एकदम अंदर डीप तक यानी सेल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकता है। जैसे कि हमारा ये बॉडी है, यहाँ पर हम लोग लिए, ये हमारा नोज है, ठीक है। तो नोज से हम लोग जब यहाँ पर लिए तो हो सकता है डिफ्यूजन से हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो यहाँ तक आया अंदर लंग्स तक, और लंग्स से फिर कहाँ जाएगा, लंग्स से भी मान के चलिए लंग्स यहाँ पे है, इसे रेड से बना देते हैं लंग्स को, ये लंग्स है, लंग्स से फिर क्या किया, डिफ्यूजन किया, डिफ्यूजन करके कहाँ तक पहुँच जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इसके और सब जगह कहाँ पे कैसे जाएगा, थोड़ा सा इतना यानी कि किस एरिया में गया, इतना सा एरिया में गया सिर्फ ऑक्सीजन, उसके बाद नहीं गया। तो फिर डिफ्यूजन से भी हमारा पूरे बॉडी के एकदम अंदर तक ऑक्सीजन नहीं जा सकता है डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा, ये कहना चाह रहा है। तो दिस डिफिकल्टी हैज लेड टू द इवोल्यूशन ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म टू गैसेस एक्सचेंज एंड दैट इज डेवलप्ड फ्रॉम लंग्स। ये डिफिकल्टी है जो क्या हुआ हमारे इवोल्यूशन में हुआ था, यानी कि पहले इवोल्यूशन में हुआ था, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता गया, बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म हो गया गैसेस एक्सचेंज का, जो कि अब क्या हुआ, जिसका के बाद फिर क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ लंग्स का, ठीक है। तो अब द एल्वोलाई प्रेजेंट इन द लंग्स, अब जो एल्वोलाई है वो कहाँ होता है, लंग्स में होता है, जो क्या प्रोवाइड करता है, एक लार्ज सरफेस प्रोवाइड करता है, एक एरिया प्रोवाइड करता है, लार्ज एरिया प्रोवाइड करता है, जिसमें क्या होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ गैसेस एक्सचेंज का ही काम आता है, उसमें और कोई काम नहीं होता, सिर्फ गैसेस एक्सचेंज होता है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो हमारा लंग्स आया वो पहले के जो हमारे थे स्पेसिस उसमें नहीं थे, वो क्या, वो इवोल्यूशन बाई इवोल्यूशन, जैसे जैसे हमारा बढ़ते गया, कॉम्प्लेक्स होता गया शरीर, उसी तरह से उसमें लंग्स आया। उस लाइन से हमें यही कहने पर पता चल रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे लंग्स का दिया हुआ है, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, ये क्या है, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकियल्स है, ये अपर लोब ब्रोंकस है, ये लोअर लोब्स ब्रोंकस है, ये अपर लोब्स है, ये लोअर लोब है, ये लेफ्ट लोब है, ये नोटिस ऑफ द हर्ट, यहाँ पे हर्ट का यहाँ पे नोट रहता है, यहाँ पे हर्ट रहता है, इसी का ये नोटिस बना हुआ है ऐसे करके। फिर ये थायराइड कार्टिलेज है, ये क्रिटिकल कार्टिलेज है, ये ट्रैकिया है, ये अपर लोब है, ये राइट प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स है, ये मिडिल लोब है, ये लोअर लोब है। ये था हमारा लंग्स का डायग्राम। सो गाइज हमारा यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम ख़त्म हो गया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में पढ़ते पढ़ते।